हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स स्क्वाड। एंड आज सप्लाई चेन मैनेजमेंट की सेकंड क्लास है। ठीक है, सो लास्ट क्लास में हमने कुछ सिंपल चीज़ें देखी थी। ठीक है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट लाइक लॉजिस्टिक एंड ऑल। ठीक है, सो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं, लेट्स सी, थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक एंड सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ठीक है, पिछली बार हमने कंज्यूमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट किया था, आज हम सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट करेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक के साथ। ठीक है, बेसिकली थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक का मतलब क्या होता है कि मान लो कि मेरी कोई ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, सो मैं अपने डिस्ट्रीब्यूशन का जो टास्क है या वेयर हाउसिंग का, ये सारी चीजें ना मैं किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को दे देते हो कि ठीक है, तुम हमारा ये काम आप कर दो। ठीक है, सो बेसिकली इसे कहते हैं थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक। जब भी हम हमारी ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन टास्क, वेयर हाउसिंग टास्क, ठीक है, ये सारी चीजें जब हम आउटसोर्स करते हैं ना, सो दैट इज थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक। अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं, क्यों कंपनियां करती हैं? पहला एडवांटेज ये आता है टाइम सेविंग। भाई हमारा टाइम बहुत बचता है, हमें हमारा मैनेजमेंट जो है इसमें इन्वॉल्व नहीं होता है, सारी चीज़ें थर्ड पार्टी के द्वारा की जाती हैं, तो हमारा बहुत सारा टाइम सेव होता है। हम उस टाइम को अपने प्रोडक्ट मैनेजमेंट में और अदर टास्क में लगा सकते हैं। देन कॉस्ट एडवांटेज होता है, भाई वो जो कंपनी है वो इसी चीज़ में स्पेशलाइज्ड है, देन वो जो जो भी सारी कॉस्ट है वो नेगोशिएट कर सकती हैं। ठीक है, बेसिकली वो एक लार्ज स्केल पे वर्क करते हैं। ठीक है, सो हमें उसका भी एडवांटेज मिलता है, तो हमारी कॉस्ट सेव हो जाती है। देन बेनिफिट ऑफ इंश्योरेंस। ठीक है, इंश्योरेंस है भाई, तो भाई वो कराएगी वेयर हाउसिंग में। अगर वो हमारे प्रोडक्ट को रख रही है, डिस्ट्रीब्यूशन का टास्क उसने लिया है, तो इंश्योरेंस भी वो ही कराएगी, तो वहां पर हमारा बेनिफिट हो जाता है, हमारी वो कॉस्ट सेव हो जाती है। ठीक है, बेनिफिट ऑफ लीगल सिस्टम, जो भी लीगल हैंडलिंग होती है लॉजिस्टिक से रिलेटेड, फिर थर्ड पार्टी ही करती है, तो वहां पर हमें बेनिफिट हो जाता है। फोकस ऑन कोर स्ट्रेंथ, हम अपनी जो हमारा मेन बिजनेस है, मान लो प्रोड्यूसिंग ए प्रोडक्ट, सो हम उसी पे फोकस कर सकते हैं पूरी तरह से। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है टेक द एडवांटेज ऑफ लॉजिस्टिक एक्सपर्ट्स। ऑब्वियसली वो जो ऑर्गेनाइजेशन है जिससे हम आउटसोर्स कर रहे हैं, वो उस काम में एक्सपर्ट है, तो वो इन चीज़ों को अच्छी तरह से जानते हैं, एफिशिएंटली विथ एफिशिएंसी के साथ वो काम करते हैं। ठीक है, सो वहाँ पर हमें एडवांटेज होता है। टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज एंड फ्लेक्सिबिलिटी, जो भी नई टेक्नोलॉजी होती है वो उनका यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर हम पर्सनली वो काम करने जाएं तो हम इस तरह का एडवांटेज नहीं ले पाएंगे। ठीक है, देन जियोग्राफिक लोकेशन फ्लेक्सिबिलिटी, इसका मतलब मान लो कि मैं बैंगलोर में प्रोडक्शन कर रही हूँ, मुझे अम, मान लो कश्मीर में सेल करना है। ठीक है, सो अब यहाँ से मेरे लिए तो करना बहुत मुश्किल टास्क हो जाएगा, लेकिन वो जो कंपनी वो स्पेशलाइज्ड है, वो अच्छे से इस काम को कर सकती है। ठीक है, जोग्राफिक लोकेशन फ्लेक्सिबिलिटी हो जाती है कि हम कहीं पर भी, इवन आउट ऑफ इंडिया, अगर फॉरेन में हमें अपने प्रोडक्ट सेल करने हैं, वहाँ पर भी कर सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी इन वर्क फोर्स साइज। ठीक है, वर्क फोर्स साइज कि में उसमें भी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, क्योंकि अगर मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में ही ये काम करती हूँ, तो ऑब्वियसली मैं कम वर्कफोर्स को उसमें लगाऊंगी। ठीक है, सो दैट मेरी कॉस्ट सेव हो सके, लेकिन वो तो स्पेशलाइज्ड ही है, उनका काम ही यही है। ठीक है, सो उनके पास वर्कफोर्स भी तो ज़्यादा होगी ना। अब बात करते हैं डिसएडवांटेज की। भाई हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी होंगे। अब डिसएडवांटेज सबसे पहला तो यही आ जाता है कि भाई हम एक कंट्रोल जो है वो लॉस कर देते हैं, क्योंकि अब सारा कंट्रोल हमारे लॉजिस्टिक का किसके पास, थर्ड पार्टी के पास रहता है। ठीक है, देन सेकेंड ये आ जाता है कि लॉजिस्टिक भी एक और कॉम्पिटेंसी है फर्म की। ठीक है, तो वो अगर किसी और से आउटसोर्स करा रही है, इसका मतलब हम उस कोर कॉम्पिटेंसी को जाने दे रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है इश्यूज क्या क्या आते हैं थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक में। पहली बात, हमें कॉस्ट का नहीं पता चलता। ठीक है, कि एक्चुअल में कॉस्ट कितनी रही। रिलायबिलिटी ऑन थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक फर्म, हम पूरी तरह से रिलायबल हो जाते हैं थर्ड पार्टी पर। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक फर्म। ट्रस्ट, ट्रस्ट का इशू रहता है, कॉन्फिडेंशियल डिटेल लीकेज होने का डर रहता है। परफॉर्मेंस मेजर नीड टू बी डन, हमें परफॉर्मेंस मेजर भी करने पड़ते हैं, इवैल्यूएशन करनी पड़ती है।
Then we have escape clause should be negotiated into the contract. Method of knowing that performance goals are met should be discussed, कि मतलब वो सारे मेथड्स हमें डिस्कस करने चाहिए जिससे हम अपनी जो परफॉर्मेंस गोल है उसको मेजर कर सकें. ठीक है. नाउ नेक्स्ट आ जाता है सक्सेसफुल रिलेशनशिप विद थर्ड पार्टी. सो बेसिकली अगर हमें एक अच्छी रिलेशनशिप, अगर हमने ये तय ही कर लिया ठीक है कि भाई हम थर्ड पार्टी से ही हमारी लॉजिस्टिक को आउटसोर्स कराएंगे, सो अब किस तरह से हम एक अच्छी रिलेशनशिप मेंटेन कर सकते हैं सो दैट हमें भी कोई दिक्कत ना हो और उन्हें भी. ठीक है. सो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, डिस्कस ऑल द रिक्वायरमेंट ऑनेस्टी कॉम्प्लेक्सिटी विद बोथ द पार्टीज. ठीक है. दोनों पार्टी जो भी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, जो भी इश्यूज हैं, जो भी रिक्वायरमेंट है, ऑनेस्टी के साथ एक दूसरे को बताए. ठीक है. पहली बात ये. दूसरी, म्यूचुअली बेनिफिशियल अलायंस, मतलब ऐसी अलायंस होनी चाहिए, पार्टनरशिप ऐसी होनी चाहिए दोनों को बेनिफिट हो. ठीक है. बोथ पार्टी शुड बी डेडिकेटेड टाइम एफर्ट फॉर देयर रिलेशन, अपने रिलेशनशिप के लिए टाइम और एफर्ट दें. ठीक है. सो दिस इज व्हाट थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक. राइट. नेक्स्ट आ जाता है हमारा सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट. इसके मतलब कि पहले तो हमने देखा कि कंज्यूमर के साथ हम किस तरह से अपने रिलेशनशिप को मैनेज करें. अब सप्लायर के साथ भी तो हम डील करते हैं. सप्लायर भी तो हमारी एक सप्लाई चेन मैनेजमेंट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है. ठीक है. उनके साथ भी अच्छी रिलेशनशिप मेंटेन करना जरूरी है. सो सबसे पहले हम देखते हैं कि की फीचर क्या होते हैं सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के. पहली बात, रिलेशनशिप शुड बी बेस्ड ऑन विन विन कॉम्पिटिटिव परफॉर्मेंस. ठीक है. दोनों को फायदा होना चाहिए रिलेशनशिप में. ठीक है. नेक्स्ट, म्यूचुअल कमिटमेंट म्यूचुअल कमिटमेंट होनी चाहिए. ठीक है. म्यूचुअल बेनिफिट होना चाहिए, म्यूचुअल रिस्क एंड शेयरिंग रेलिवेंट इंफॉर्मेशन, जो भी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है वो शेयर करनी चाहिए. ठीक है. नाउ की टू सक्सेसफुल पार्टनरशिप, क्या क्या चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए सक्सेसफुल पार्टनरशिप के लिए. सबसे पहली चीज ट्रस्ट. किसी भी रिलेशनशिप में सबसे पहली चीज आती है ट्रस्ट. सो हमें एक ट्रस्ट मेंटेन करना चाहिए, बिल्ड करना चाहिए. देन शेयर्ड विजन एंड ऑब्जेक्टिव, जो भी ऑब्जेक्टिव है, जो भी विजन है वो हमें कम्युनिकेट करना चाहिए हमारे सप्लायर के साथ. ठीक है. सो दैट उन्हें भी एक फीलिंग हो ना एसोसिएशन की. नेक्स्ट, पर्सनल रिलेशनशिप मेंटेन करके रखें. म्यूचुअल बेनिफिट एंड नीड्स. ठीक है. मतलब दोनों को बेनिफिट होना चाहिए, दोनों की नीड्स फुलफिल होनी चाहिए. कमिटमेंट एंड टॉप मैनेजमेंट सपोर्ट. ठीक है. दोनों की तरफ से कमिटमेंट होनी चाहिए और टॉप मैनेजमेंट का सपोर्ट होना चाहिए. ठीक है. इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड टाइमली कम्युनिकेशन. ठीक है. इंफॉर्मेशन शेयर करनी चाहिए दोनों को. ठीक है. टाइमली कम्युनिकेट करना चाहिए. कैपेबिलिटीज. ठीक है. नेक्स्ट इज कॉन्टिन्यूअस इम्प्रूवमेंट पे ध्यान देना चाहिए. नेक्स्ट आ जाता है सप्लायर इवैल्यूएशन एंड सर्टिफिकेशन. किस तरह से कौन सा सप्लायर चूज करना है, हमें इतने सारे सप्लायर होते हैं, किस तरह से हम एक अच्छे सप्लायर को चूज कर सकते हैं. सो इसके लिए हम सप्लायर इवैल्यूएशन एंड सर्टिफिकेशन प्रोसेस फॉलो करते हैं. तो इसमें क्या होता है, दिस इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग द बेस्ट सप्लायर. ठीक है. हम एक प्रोसेस फॉलो करते हैं सो दैट हम एक अच्छा सप्लायर फाइंड आउट कर सकें. अब अच्छा सप्लायर फाइंड आउट करना है तो ऐसे तो नहीं, किन चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए. पहली बात, जो हमारा डिसीजन होगा ना वो ऐसे नहीं कि हाँ ये उसने बोला था उस ऑर्गेनाइजेशन ने कि ये सप्लायर अच्छा तो हम इसी से परचेज करेंगे, नहीं. इसी को मतलब अपना गुड्स देंगे सप्लाई के लिए, ऐसा नहीं. फैक्ट्स एंड फिगर पर बेस होनी चाहिए हमारी जो भी सिलेक्शन है, जो भी डिसीजन है. ठीक है. फिर क्या करना चाहिए, हमें अलग अलग लोगों से फीडबैक लेना चाहिए. ठीक है. जो उसके सप्लायर के साथ डील कर चुके हैं. ठीक है. क्योंकि जिन्होंने डील किया है वो अच्छे से एक बार बता सकते हैं. ठीक है. लेकिन आफ्टर कंसीडरिंग फैक्ट्स एंड फिगर तब आप फीडबैक लेंगे. ठीक है. सर्टिफिकेशन ऑफ द सप्लायर शुड बी चेक. भाई वो सर्टिफाइड है सप्लायर की नहीं है तो वो भी तो चेक करना चाहिए. ठीक है. तो हम वो भी चेक करेंगे. तो इसके लिए ना एक मेथड यूज होता है, एक प्रोसेस यूज होती है विच इज वेटेड क्राइटेरिया इवैल्यूएशन सिस्टम. अब ये क्या है, तो इसमें हम क्या करते हैं कि ये क्राइटेरिया सिस्टम, इवैल्यूएशन सिस्टम हमें ये बताता है कि कौन से सप्लायर सिलेक्ट करना है, कैसे करना है. ठीक है.
सो इसका सबसे पहला स्टेप होता है सिलेक्ट इंपॉर्टेंट डायमेंशन ऑफ परफॉर्मेंस मेजरमेंट विच इज एक्सेप्टेबल टू बोथ कस्टमर एंड सप्लायर, कि वो इंपॉर्टेंट डायमेंशन हमें सिलेक्ट करनी है जो परफॉर्मेंस मेजरमेंट के लिए एक्सेप्टेबल है बाय द कस्टमर एंड सप्लायर। कौन कौन सी डायमेंशन हो सकती है, जैसे कि क्वालिटी चाहिए, सप्लायर कस्टमर को भी चाहिए, हमें भी चाहिए कि अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट हो, ठीक है। नेक्स्ट डिलीवरी, टाइमली डिलीवरी होनी चाहिए, ठीक है, कस्टमर भी यही चाहता है, हम भी यही चाहते हैं। कॉस्ट मिनिमम, फ्लेक्सिबिलिटी, प्रॉफिट, ठीक है, एंड पर्सनल रिलेशन, ये सारी डायमेंशंस हैं, ठीक है। सो हम पहले इन सारी जो भी और भी सारी इंपॉर्टेंट डायमेंशन हो सकती हैं उन इंपॉर्टेंट डायमेंशन को सिलेक्ट करते हैं परफॉर्मेंस मेजरमेंट के लिए। कौन सी डायमेंशन है ये, जो कि एक्सेप्टेबल है टू बोथ कस्टमर एंड सप्लायर, कस्टमर को भी एक्सेप्टेबल है, सप्लायर को भी एक्सेप्टेबल है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा सेकंड स्टेप, कलेक्शन एंड मॉनिटरिंग द डाटा रिलेटेड टू इंपॉर्टेंट डायमेंशन। अब हम क्या करते हैं, अब मैंने डायमेंशन ले ली क्वालिटी, कॉस्ट, फ्लेक्सिबिलिटी, अब मैं इनसे रिलेटेड डाटा को कलेक्ट करूंगी, मॉनिटर करूंगी, ठीक है, सिंपल। थर्ड स्टेप, allocate weight to each and every important dimension, हर important डायमेंशन को उसकी इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग हम वेट करेंगे, ठीक है। सपोज मेरे लिए क्वालिटी सबसे ज्यादा मैटर करती है तो मैं क्वालिटी को सबसे ज्यादा वेट दूंगी, ठीक है। बट जो वेट देना है हमें वो हमें इस तरह से देना है कि जो टोटल हो ना वेट का वो 1 आना चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने क्वालिटी को 0.25 दे दिया, देन मैंने फ्लेक्सिबिलिटी को 0.75 दे दिया, टोटल आ गया 1, ठीक है। सो इस तरह से हमें वेट देना है। नेक्स्ट, evaluation of key dimension of performance measure is done between 0 and 100, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो भी रेटिंग्स बेसिकली जो सप्लायर्स है उनको रेटिंग दी जाती है, ठीक है, वो रेटिंग 0 से 100 के बीच में होनी चाहिए, ठीक है, उन रेटिंग्स को कंसीडर करते हैं, ठीक है। देन मल्टीप्लाई करते हैं हम डायमेंशन रेटिंग को, डायमेंशन रेटिंग बाय वेट एंड कैलकुलेट द सम, ठीक है। जो भी हमने जो डायमेंशन की वेट दिया था और जो हमारे सप्लायर की रेटिंग थी उन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। देन जो भी ओवरऑल स्कोर आता है उसके हिसाब से हम वेंडर्स को, जो भी हमारे सप्लायर हैं जिनसे हम परचेज करना चाहते हैं, ठीक है, उनको हम 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। अनएक्सेप्टेबल, जो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है, कंडीशनल, बहुत मतलब कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं है तब हम उसको कंसीडर करेंगे। थर्ड सर्टिफाइड है भाई, ठीक है। प्रीफर्ड, बेसिकली प्रीफर्ड को हम कंसीडर करते हैं द बेस्ट, ठीक है। लास्ट स्टेप इज ऑडिट एंड परफॉर्म ऑनगोइंग सर्टिफिकेशन रिव्यू। भाई ये नहीं है कि तुमने सप्लायर ले लिया तो अब तुम कुछ नहीं करोगे, ठीक है, हमें ऑडिट करती रहना है उनकी परफॉर्मेंस को, रिव्यू करते रहना है उसकी परफॉर्मेंस को, ठीक है। मैं दिखा देती हूँ किस तरह से टेबल बनती है। ये देखिए, पहले हमने क्या लिया, परफॉर्मेंस मेजर लिए, जैसे कि मैंने यहाँ पर क्वालिटी ले रखा है, ठीक है, और भी आ सकते हैं, कॉस्ट, फ्लेक्सिबिलिटी, जैसे कि मैंने बताया। देन वेट, क्वालिटी को हमने वेट दे दिया मान लो 0.25, ठीक है। अब रेटिंग, ये हमारे क्या है, सप्लायर्स हैं, इनकी रेटिंग होगी, ठीक है। जैसे ए को मिली है 90, बी को मिली है 60। अब हम क्या करेंगे, इस वेट को इससे मल्टीप्लाई करेंगे वेंडर की रेटिंग से। जैसे 90 मल्टीप्लाई बाय 0.25 इट कम्स आउट टू बी 22.5, ठीक है। एंड बी की आ गई मेरी 15, ठीक है। सो इस तरह से हम कंसीडर करते हैं। अब यहाँ पर देखिए 0 से 25 के बीच में अगर स्कोर, मैंने यहाँ पर पूरे नहीं लिए हैं, यहाँ पर अभी और सारे क्राइटेरिया भी आते हैं, ठीक है, और इसके बाद उनका सम टोटल होता है, ठीक है। सो उसके यहाँ पर वेट जो है फिर टोटल सम टोटल में 1 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। एंड जो यहाँ पर फाइनल वैल्यू आनी चाहिए, जैसे ए की है, ये 100 के बीच में, 0 से 100 के बीच में होनी चाहिए, ठीक है।
0 से अगर 25 के बीच में फाइनल वैल्यू आ रही है तो वो अनएक्सेप्टेबल वेंडर है, 25 से 50 के बीच में कंडीशनल है, 50 से 75 सर्टिफाइड है, 75 से 100 प्रीफर्ड है। ठीक है, हम प्रीफर्ड को करते हैं। सो अगर हम यहाँ पर देखिए ए और बी की कंपैरिजन करें तो ए की वैल्यू जो है ज्यादा है, ए को हम कंसीडर करेंगे। ठीक है, okay guys, this is all for today and thank you for watching, and please guys like, share and subscribe. Thank you.